क्या आपको अनियमित मल त्याग की समस्या है? क्या आप कब्ज या कॉन्स्टिपेशन के कारण असहज या अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं? चिड़चिड़ापन बना रहता है, मूड ठीक नहीं रहता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है या कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। कब्ज या कॉन्स्टिपेशन एक अति सामान्य परंतु ओवरलुक्ड इशू है जिसे जनरली इग्नोर कर दिया जाता है और उससे दुनिया भर में लाखों लोग प्रभावित होते हैं। परंतु वास्तव में कब्ज या कॉन्स्टिपेशन है क्या? क्या इसके कारण या लक्षण होते हैं और किस तरह से इस कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा पाया जा सकता है या आंतों को क्लीन रखा जा सकता है? इसी तरह की कुछ लाइफ स्टाइल और डाइटरी मॉडिफिकेशन टिप्स की हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आयुर्वेदा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस में आप सभी का स्वागत है। बहुत सीधे शब्दों में यदि हम कब्ज या कॉन्स्टिपेशन को समझें तो जब भी मल या स्टूल बहुत हार्ड और ड्राई हो और बहुत ही कठिनाई या पेन के साथ पास होता हो और अनियमित मल त्याग हो, तब उसे हम कब्ज या कब्जी भी कहते हैं। वर्तमान समय में सबसे अधिक मिलने वाला डाइजेस्टिव डिसऑर्डर या जो डाइजेस्टिव इश्यू है वो कॉन्स्टिपेशन है, जो कि मेनली लाइफ स्टाइल और डाइटरी फैक्टर्स के कारण होता है। हम में से 70 से 80% इंडिविजुअल जो है कभी ना कभी इससे प्रभावित होते हैं, बट चूंकि ये एक डिस्कम्फर्ट है तो बहुत आसानी से हम इसे इग्नोर कर देते हैं। परंतु लगातार इग्नोरेंस के कारण बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनका खतरा बना हुआ रहता है। और सबसे बड़ी जो रिस्क या खतरा है वो ये है कि व्यक्ति मल त्याग के लिए लैक्सेटिव्स, जो मल त्याग के लिए औषधियां या दवाइयां हैं, उन पे डिपेंडेंट होना शुरू कर देता है। जबकि मल त्याग या जो डेफिकेशन है ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इसे नेचुरली होना भी चाहिए। इस कब्जी या कॉन्स्टिपेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमने सिंपली इनको 3 पार्ट में डिवाइड करा। पहला है पुअर डाइट या पुअर न्यूट्रिशन, यानी कि बहुत कम मात्रा में खा रहे हैं, लो फाइबर इंटेक ले रहे हैं या बहुत ज्यादा जंक फूड का सेवन कर रहे हैं, जो भोजन पचने में भारी है, फ्राइड फूड, ये सब खाए जा रहे हैं। दूसरा है स्ट्रेस या इमोशनल फैक्टर्स। गट ब्रेन एक्सिस के बारे में आपने सुना होगा कि हमारा जो ब्रेन और हमारी जो गट है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। यदि पेट में गड़बड़ होती है तो दिमाग की गड़बड़ी, और दिमाग की गड़बड़ी से पेट की गड़बड़ी होती है। तो जब भी इमोशनल फैक्टर, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये होते हैं तो ये भी एक कारण बनता है कॉन्स्टिपेशन या कब्ज का। तीसरा है लाइफ स्टाइल चॉइसेस। सिडेंटरी लाइफ स्टाइल है, लेक ऑफ एक्सरसाइज, इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स है, रात में देर तक जाग रहे हैं, दिन में बहुत लेट उठ रहे हैं, उसके अलावा कब क्या खाना है, खाने का कोई सही टाइम नहीं है, ये सभी इसमें आते हैं। सिम्टम की बात करते हैं तो इनफ्रीक्वेंट बोवेल मूवमेंट, यानी कि सप्ताह में 3 या 3 से भी कम बार जो है वो डेफिकेशन के लिए जाते हैं या मल त्याग होता है। स्ट्रेनिंग और पेन होता है जब भी मल त्याग के लिए जाते हैं, यानी कि स्टूल जब पास होता है उसके टाइम आपको जोड़ लगाना पड़ता है और बहुत अधिक दर्द या पेन फील होता है। इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, यानी कि मल त्याग के बाद भी ऐसा लगता है कि जो पेट है वो ठीक से साफ नहीं हुआ है। कॉन्स्टिपेशन भी एक फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है। जैसे हमने पिछली बार आईबीएस या इरिटेबल बोवल सिंड्रोम की बात करी थी, तो चूंकि ये एक फंक्शनल इश्यूज या प्रॉब्लम है, इसमें क्या होता है, चूंकि जो मल त्याग है मैंने आपको बताया एक नेचुरल प्रोसेस है। एक सर्टेन टाइम के बाद, डाइजेशन के बाद जो आंतों में मल होता है उसे शरीर से विसर्जित होना चाहिए, बट जब इस प्रोसेस में बहुत डिले होता है तब हम इसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो जनरली जो मिलता है उसे हम फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू फंक्शनल इश्यू होता है वो कहते हैं, और इस वीडियो में हम उसी के ही जो ठीक करने के उपाय हैं उनकी बात करेंगे। फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन के डायग्नोसिस के लिए रोम सेकंड क्राइटेरिया, इससे इसे डिसाइड करते हैं। तो मैं अभी जो आपको सिम्टम बताऊंगी उनमें से 2 या 2 से अधिक सिम्टम यदि 3 मंथ के लिए 1 साल के अंदर मिल रहे हैं, और ये 3 मंथ जो है लगातार या कॉन्जिक्यूटिव होने की आवश्यकता नहीं है, तो उसे फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या सिम्टम्स हैं। पहला है, जब भी मल त्याग हुआ है उसका 1/4 टाइम या फिर 25% ऑफ डेफिकेशन ड्यूरिंग जो है स्ट्रेनिंग करनी पड़ी है या जोड़ लगाना पड़ा है मल त्याग के लिए। दूसरा है, एटलीस्ट 25% ऑफ डेफिकेशन या 1/4 ऑफ जो मल त्याग है वो लंपी या हार्ड स्टूल हुआ है।
इसी तरह से एटलीस्ट 25% ऑफ डेफिकेशन, सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, मतलब अच्छे से पेट साफ नहीं हुआ है, या देर इज़ ए सेंसेशन ऑफ एनोरेक्टल ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज, की ये लगता है कि मलत्याग के समय लगता है कि मल द्वार में कोई रुकावट है, या मैनुअल मनूवर जो है वो एटलीस्ट 25% ऑफ डेफिकेशंस के टाइम यूज़ करना पड़ा है। मैनुअल मनूवर का मतलब है एग्जाम्पल के तौर पे आपको मल त्याग के लिए डिजिटल इवैक्यूएशन या फिर अदर कोई सपोर्ट जो है वो मल को बाहर निकालने के लिए लेना पड़ा हो। तो कॉन्स्टिपेशन के कारण और ड्यूरेशन के आधार पर इसके वेरियस टाइप्स हो सकते हैं, उनकी बात करते हैं। पहला है फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन, जिसकी हमने अभी बात करी। ये मोस्ट कॉमन होता है और ड्यू टू लाइफ स्टाइल फैक्टर्स जैसे लो फाइबर इंटेक है, इनएडिक्वेट वाटर इंटेक है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, या जो मल त्याग की इच्छा है या जो अर्ज ऑफ डेफिकेशन है उसको हम सप्रेस कर देते हैं, इन सभी के कारण ये होता है। दूसरा है ट्रेवल रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन। जब भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, चूंकि आपका जो रूटीन है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है, डाइट डिस्टर्ब हो जाती है, उसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन मिलता है। क्रोनिक इडियोपैथिक कॉन्स्टिपेशन, ये परसिस्टेंट रहता है लॉन्ग टाइम तक, एटलीस्ट मोर देन 3 मंथ, बट इसमें जो कारण है वो समझ नहीं आता है। तो इस प्रकार का जो कॉन्स्टिपेशन है उसके लिए जो चिकित्सक है उससे परामर्श लेना अति आवश्यक है। ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन, तो इस प्रकार के कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, आंतों में कोई ना कोई फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट होती है, जैसे स्कार टिश्यू हो सकता है, कोई ट्यूमर हो सकता है, ऐसे में हमें चिकित्सक से मदद लेनी चाहिए। न्यूरोजेनिक कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के नर्व या जो मसल्स हैं उनके डिसफंक्शन के कारण ये कॉन्स्टिपेशन होता है। कुछ डिजीजेज जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है या कोई नर्व डैमेज है, उनमें इस तरह का कॉन्स्टिपेशन मिलता है। तो अगेन हमें यहाँ चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए। देन ड्रग इंड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन, सो कुछ ड्रग या मेडिकेशन जैसे ओपियोइड, एंटासिड है, आयरन सप्लीमेंट है, एंटी डिप्रेसेंट है, इनके साइड इफेक्ट के रूप में भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। यदि ये मेडिकेशंस आपके स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है तो आपने चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिपेशन, यदि लंबे समय तक आप डिप्रेशन में हैं या एंजाइटी है, स्ट्रेस है, अदर इमोशनल फैक्टर्स हैं, उनके कारण भी कॉन्स्टिपेशन होता है, तो हमें उन्हें वहां पर ट्रीट करना चाहिए। सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन, तो इसमें जो दूसरी अंडरलाइन कंडीशंस होती हैं या दूसरी किसी डिजीज के कारण कॉन्स्टिपेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आईबीएस, इरिटेबल बोल सिंड्रोम के कारण, हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण, डायबिटीज के कारण, तो अगेन हमें चिकित्सक से इसमें परामर्श लेनी चाहिए। एज रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन, सो जो एल्डर अडल्ट होते हैं वो इसके लिए प्रोन होते हैं, क्योंकि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें एज रिलेटेड चेंजेस होते हैं, पर्सन लेस एक्टिव हो जाता है, इस कारण। तो अब कॉन्स्टिपेशन के जो सिम्टम हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन के आधार पे हम कॉन्स्टिपेशन को मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कैजुअल और टेम्पररी कॉन्स्टिपेशन और दूसरा है हैबिचुअल या क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। कैजुअल या जो टेम्पोररी कॉन्स्टिपेशन होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है और ड्यू टू ट्रांजिएंट फैक्टर्स, जो कि बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव फैक्टर होते हैं, जैसे अचानक कोई डाइट में चेंज हुआ है या ट्रेवल है, डिहाइड्रेशन है, स्ट्रेस है या सर्टेन कुछ मेडिकेशन शुरू करी हैं, उनके कारण ये हो सकता है। तो ये कुछ दिनों से 1 वीक तक रहता है और जब आप उस कारण को एड्रेस करते हैं तो अपने आप ठीक हो जाता है। नॉर्मली इसमें हमें किसी भी मेडिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्रोनिक और हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन, तो एक तो ये परसिस्टेंस या लगातार रहता है, बार बार रियकर होता है और एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक बना रहता है। यूजुअली 3 महीने या उससे भी ज्यादा इसके सिम्टम मिलते हैं। तो जितने भी हमने पहले इसके कॉन्स्टिपेशन के टाइप्स में कारण देखे, जैसे कोई अंडरलाइन कंडीशन हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल कॉजेज वहां हो सकते हैं या ऑब्स्ट्रक्टिव कोई कारण वहां हो सकता है, तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं यहाँ हमें चिकित्सक की परामर्श अवश्य लेनी चाहिए। हैबिचुअल या क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, ये मेनली जो लाइफ स्टाइल फैक्टर्स और डाइटरी चॉइसेस हैं उनके कारण अधिक मिलता है और अगर इस वजह से ये है तो हम इसे बहुत आसानी से ट्रीट भी कर सकते हैं और इसे प्रिवेंट भी कर सकते हैं। इन दोनों कैटेगरीज में से किसी भी कैटेगरी का कॉन्स्टिपेशन हो वो हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्पैक्ट करता है, इसीलिए हमें इसको मैनेज करना आवश्यक है।
तो चलिए जानते हैं क्या टिप्स लाइफ स्टाइल और डाइटरी मॉडिफिकेशन के लिए हो सकती हैं जो हमें कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाती हैं। पहला टिप है फाइबर रिच फूड। आपने इसके बारे में सुना भी होगा, जब भी हम कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की बात करते हैं सब ये भी बोलते हैं कि फाइबर रिच फूड का सेवन कीजिए। तो दो प्रकार के फाइबर होते हैं, सोल्यूबल फाइबर और इनसोल्यूबल फाइबर। तो जो इनसोल्यूबल फाइबर होते हैं वो किस में मिलते हैं? होल ग्रेन्स जितने भी हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सभी में मिलते हैं। ये क्या है, ब्रेक डाउन नहीं होते हैं और पानी में घुलते नहीं। ये जो स्टूल या मल है उसके बल्क को बढ़ाते हैं ताकि जो मल है वो आसानी से पास हो और स्ट्रेन नहीं करना पड़े। सोल्यूबल फाइबर्स जो होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं और एक जेल लाइक फॉर्मेशन जो है वो बनाते हैं। ये किस में मिलते हैं? जितने भी प्रकार की दालें हैं, बीन्स हैं, ओट्स हैं, इनमें अधिक मिलते हैं। ये क्या करते हैं, जो आंतें होती हैं वहां एक सर्टेन अमाउंट में फर्मेंटेशन करते हैं जिससे गैस फॉर्मेशन भी होती है और जो गुड बैक्टीरिया हमारे आंतों में होता है उनको बढ़ाते हैं। और वो गुड बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो पेरिस्टल्सिस मूवमेंट हमारे आंतों में होती है जिससे कि मल फर्दर पास आसानी से हो, वो करते हैं। तो यदि आप डाइटरी फाइबर्स के बारे में और अधिक विस्तार में जानना चाहते हैं तो हमने एक पूरा वीडियो जो है डाइटरी फाइबर्स के बारे में बनाया है। अभी उसका लिंक स्क्रीन पे आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक चेक कर सकते हैं। डाइटरी फाइबर्स से जुड़ी सारी जानकारी आप उस वीडियो में पा सकते हैं। दूसरा है ड्रिंक एनफ वाटर। अगर आप ल्यूक वार्म वाटर, निवाया पानी पी सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि डिहाइड्रेशन इसका एक मेन कारण है। क्योंकि जो आंतें होती हैं, अगर पानी की पूरी आपूर्ति नहीं होती है तो वो आंतें जो है वो पानी को सोख लेती है और मल हार्ड या बहुत ड्राई हो जाता है। तो इसीलिए एनफ मात्रा में पानी पीना अति आवश्यक है। तीसरा है नेचुरल प्रोबायोटिक्स, जो गुड बैक्टीरिया को हमारे आंतों में बढ़ा सके, जैसे कि योगर्ट या दही का सेवन, पिकल जो सोल्ट सावर जो खट्टे पदार्थों से बना हुआ हो, कांजी का सेवन है, खीमची। नेक्स्ट, जब भी आप भोजन करते हैं तो भोजन की शुरुआत आप 1 या 2 चम्मच घी से करें। गाय का घी मिलता है तो बहुत अच्छा है। जैसा कि मैंने बताया कि एक डाइजेस्टिव इश्यू है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, तो जो घी है वो आपकी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है। जब भोजन ठीक से पचता है तो मल निष्कासन भी ठीक से होता है। अगर कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की समस्या से आप लगातार परेशान हैं तो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, दूध, पनीर, इनसे बने जितने भी पदार्थ, मिठाइयां, उनको आप अवॉइड कर दें, उनका सेवन ना करें। इन सब उपायों से भी यदि आपकी कब्जी या जो कॉन्स्टिपेशन है करेक्ट नहीं होता है तो ईसब घोल की जो भूसी है उसका सेवन गर्म दूध या गर्म पानी के साथ किया जा सकता है। बहुत अच्छा फाइबर होता है जो कि मल पास में हेल्प करता है। परंतु मैं फिर भी यही कहूंगी कि चाहे वो ईसब घोल की भूसी ही हो, चूंकि ये नेचुरल प्रोसेस है तो डाइटरी हैबिट्स और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से हम इसे ठीक करें तो ज्यादा अच्छा है। इसके अतिरिक्त कैस्टर ऑयल जो या एडिबल एरंड का तेल है उसको रात में आप 1 से 2 चम्मच का सेवन करें, उससे कॉन्स्टिपेशन में हेल्प होती है। नेक्स्ट है त्रिफला चूर्ण, जो कि एक मैजिकल औषधि है। सभी इसके बारे में जानते हैं, बहुत इसके फायदे होते हैं और जनरली सभी अपने हिसाब से इसको लेना शुरू भी करते हैं और फायदा भी करती है। ये जो 3 फल हैं, अरड़, आंवला और बहेड़ा, इनके समान मात्रा में मिला करके बनाई जाती है। परंतु फिर भी चूंकि ये एक औषधि है, आपको लगातार लंबे समय तक बिना चिकित्सक के परामर्श के नहीं लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो मल त्याग की इच्छा जब होती है या जो अर्ज ऑफ डेफिकेशन है उसको आप सप्रेस ना करें। जिस टाइम में लगता है आपको जाना चाहिए, एक जो रेगुलर टाइम है उस पर आपको मल त्याग के लिए जाना चाहिए। कोई भी टाइप की जो एक्सरसाइज है वो आपको अपने लाइफ स्टाइल में सम्मिलित करनी चाहिए। बहुत सेडेंटरी लाइफ जो है वो ठीक नहीं है। लास्टली, यदि डेली रूटीन में आप योग आसन जो कि डाइजेशन और बाउल मूवमेंट के लिए अच्छे होते हैं वो सम्मिलित करने चाहिए, जैसे पवन मुक्तासन, कुछ बैक बैंड भुजंगासन, ऊर्ध्व धनुरासन, फॉरवर्ड बैंड पश्चिमोत्तानासन, उत्तान आसन, ट्विस्टेड या लेटरल एक्सटेंशन है जैसे भरद्वाज आसन है, अर्ध मत्स्येंद्रासन है, जठर परिवृत्त आसन है, क्योंकि ये सभी आसन हमारे जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं और कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाते हैं। तो आज की वीडियो में जो भी लाइफ स्टाइल और डाइटरी मॉडिफिकेशन से संबंधित ये टिप्स दिए गए हैं, ये
किसी भी कैटेगरी के जो कॉन्स्टिपेशन है उसको ठीक करने और प्रिवेंट करने में बहुत मददगार है। इस वीडियो में हमने आयुर्वेद कॉन्स्टिपेशन के बारे में क्या कहता है उस बारे में चर्चा नहीं की है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कॉन्स्टिपेशन के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है, क्या उसका व्यू है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ।